साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे किसान राजनीति की। हमारे साथ हैं राजेश राय जी, जिनका पर्यावरण पे और किसानी पर बातचीत करने का एक अवसर आज हमने निकाला है। राय साहब ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राय साहब, धन्यवाद। जो आज किसान राजनीति है उसको आप कैसे देख रहे हैं? असल में जो केंद्र सरकार नया कानून लाई है जी, वो किसानों के हित में ही है। हाँ, लेकिन अब कुछ लोग जो सत्ता से इसमें बाहर कर दिए गए हैं, हाँ, या कुछ जिनकी निष्ठा इस देश में मोदी के खिलाफत करनी है, हाँ, तो वो लोग कुछ षड्यंत्र कर करके इस तरह से किसान आंदोलन का रूप दिए हैं। हाँ, देखिए, इसके पहले जो कांग्रेस द्वारा ही गठित थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, हाँ, वो भी इस किसान आंदोलन या ये नए कानून जो हैं हाँ, उनका समर्थन करती थी। हाँ। उसी से ऐसी चीज़ें उठाई गई हैं। स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें की थी हाँ। किसानों के हित में, हाँ, उनमें से बहुत सारी चीज़ें इस नए कानून में ली गई हैं। हाँ, इसी तरह आप देखिए, इस कानून में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, हाँ, जब कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में थी तो उन्होंने इसका समर्थन किया था। हाँ। राहुल गांधी का वक्तव्य इस पर है, हाँ। सोनिया गांधी का वक्तव्य इस पर है, और मनमोहन सिंह जी का, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का इस पर स्टेटमेंट है। जो वक्तव्य उन्होंने सदन में दिए हैं समय समय पर, हाँ, वो लगता है आज अगर उनको उठा के आप पढ़ेंगे, हाँ। उसको देखेंगे, वो वीडियो देखेंगे, तो वो लगता है कि ये मोदी सरकार का ही कोई मंत्री बोल रहा है। हाँ, हाँ, 19 के चुनाव घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने ये सारी चीज़ें रखी थी। हाँ, मोदी सरकार ये किसानों के हित में, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए ये कानून लाई है। ये स्वागत योग्य कार्यक्रम है, स्वागत योग्य निर्णय है। हाँ, अब उसमें स्वार्थ बस कुछ लोग घुसे हुए हैं जो विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये पहले अध्यादेश आया, फिर वो सदन से पास हुआ, हाँ। अब राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। लगभग 8 महीने इस कानून को लागू हुए हो गया। हाँ, और अभी तक उसमें कोई चूं चपाड़ नहीं था। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जो लोग राजनीति को सुलगाने वाले हैं, हाँ, हाँ, वो सुलगाते सुलगाते अब इस स्तर पर ले आए हैं। तो अभी देश में इतना बड़ा जनसमुदाय, जो इतना बड़ा किसान है, बड़ी संख्या, देश की सारी अर्थव्यवस्था किसानों पर ही केंद्रित है। हाँ, छुटपुट आंदोलनों को छोड़ करके, वो जो दलीय आधार पर उकसाए जा रहे हैं, उनको छोड़ करके आप देखेंगे हाँ, तो पूरे देश में इस बिल का स्वागत हो रहा है। लोग उनके समर्थन में हैं, और अब तो समर्थन में आंदोलन भी होने लगा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ विरोध का स्वर उठ रहा है, वो टोटल राजनीति प्रेरित है या किसी अन्य कारणों से प्रेरित। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कल जो भाषण दिया किसान सम्मान निधि को देते हुए, उसमें कहा कि 80% जो किसान हैं वो इस किसान बिल के पक्ष में हैं, और जो छोटे किसान हैं उनको लाभ होगा। जो आंदोलन कर रहे हैं वो बड़े किसान हैं, पंजाब और हरियाणा तक सीमित है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें प्रधानमंत्री जी की बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। हाँ, ये फ़ायदा उनको भी है। वो तो उन्होंने 80% की बात की, वो हाँ। बड़े किसानों को भी फ़ायदा है, हाँ। छोटे किसानों को भी फ़ायदा है, और मैं कहना चाहता हूँ सबका उसमें फ़ायदा है। हाँ, ये केवल वहाँ उकसावा, ये देखिए, जैसे मंडियों की बात हो रही है, हाँ, अगर केवल मंडी की बात होती, यहाँ जो लोग कम्युनिस्ट लॉबी के लोग, हथिया हथौड़ा वाले हाँ, लोग हाँ, जो हाँ, झंडा लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ, केरल में उनकी सरकार है, हाँ, वहाँ MSP लागू नहीं है, हाँ, लंबे समय से लागू नहीं है, आज तक लागू नहीं हुई। उसके लिए तो कभी नहीं आवाज़ उठाते हैं, लेकिन झंडा बैनर लेकर के वो पंजाब में हाँ, जुटे हुए हैं। तो इसका मतलब कुछ न कुछ स्वार्थ है। दूसरे, ये
आंदोलन एक तरह से कुछ किसान बहकावे में हो सकते हैं, हाँ, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है या जो उसके संभावनाओं पर लड़ रहे हैं कि ऐसा नुकसान हो जाएगा। सकता है। हाँ, अभी कोई नुकसान नहीं हुआ, हाँ, लेकिन उनको उनकी परिकल्पना में है कि हाँ, नुकसान हो जाएगा, हाँ। इसलिए वो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, सरकार ने जैसे एमएसपी खत्म करने की कोई बात नहीं कही, लेकिन विपक्ष और जो आंदोलन वाले किसान हैं वो किस आधार पे कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी? इसलिए देश में कुछ सुलगाने की कोशिश हो रही है। मैंने पहले भी बताया ना कि हाँ। सुलगाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष भी चाहता है कि एक सरकार के मुद्दा खिलाफ बना बड़ा है। आंदोलन खड़ा हो। हाँ, कुछ देश तोड़क ताकतें भी देश के अंदर घूम रही हैं, वो भी चाह रहे हैं कि कुछ आग लगे, हाँ, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। हाँ, अब किसी तरह से बहकावे में ये कुछ लोग आ गए हैं, तो उनके पीछे वही ताकतें खड़ी हैं। हाँ, आप दो चार नाम उठा करके देखिए उस आंदोलन में, वो जेएनयू की छात्र राजनीति में भी वही मिलेंगे, हाँ, उसके पीछे खड़े हैं। वो ये सीए के विरोध में जब आंदोलन हो रहा है तो भी वही उसके खड़े। पीछे खड़े हैं। हाँ, वो पुरस्कार वापसी का जब मुद्दा आता है तो उस आंदोलन में भी वो पीछे खड़े होंगे, और वही इस किसान आंदोलन के पीछे भी लोग खड़े हैं। पंजाब में मूल जो मुद्दा है वो आढ़तियों का है। हाँ, उनको पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो मंडी शुल्क लिया जाता है, मंडी टैक्स है, वो पंजाब में। हाँ, और जो कुछ बड़े किसान हैं वो आढ़ती भी हैं। हाँ, जो किसान हैं वही आड़ती आढ़ती भी। भी हैं। हाँ, तो वो लोग, मंडियां ख़त्म होगी, ये बैठे बैठाए जो एक मोटी रकम उनको हर साल मिल जाती है, उस पर उनका लक्ष्य है। हाँ, तो आपको जो असलियत है उसके अंदर आप देखेंगे तो 20-25 हज़ार आढ़तिये पंजाब के, उनके नौकर, ये आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहे हैं। और बाकी देश भर के जो इस तरह के वामपंथी संगठन हैं, उनके किसानों से संबंधित उनके संगठन हैं, उनके नेता हैं, आप वाले उसके पीछे खड़े हो गए हैं। ऐसे ही ये टुकड़े टुकड़े गैंग भी उसके पीछे है। बहुत सारे लोग वो बिरयानी बना के जो खिला रहे थे सीए आंदोलन में, हाँ, तो उनके साथी संगी भी वहाँ पहुँच गए हैं। हाँ। तो आंदोलन के पीछे वही मोटिव है। अच्छा, जैसे जो एमएसपी की बात होती है, तो अभी जब डेटा सामने आया तो पता चला कि भारत के सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, बाकी किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता नहीं है। क्या यही वजह है जिससे बाकी किसान नहीं जुड़ रहे हैं, या कोई और वजह है? कि जो देश में 50% जो किसान है, हाँ, वो हैंड टू माउथ है। हाँ, वो उतना ही उपजाता है जि- जितना वो प्रयोग खाता है। कर लेता है। हाँ, बल्कि उसको कुछ लोगों को तो कम भी पड़ जाता है, तो मार्केट से दोबारा वो खरीदते भी हैं। हाँ, हाँ, तो उनको इससे बहुत एमएसपी से मतलब है नहीं। हाँ, 30% किसान है जो बहुत छोटा अमाउंट जो है वो, माने थोड़ी गल्ला जो है वो हाँ, बेचते हैं। एमएसपी पे देते हैं, तो हाँ। वो भी बेच लेते हैं। उनको बहुत, जिसको 10 बोरा 20 बोरा इस तरह से देना है, तो उनका भी आसानी से चला जाता है, उसके लिए वो बहुत मदद करती है। लेकिन ये जो 20% किसान है, जो धनाढ़ है, हाँ, जिनको बाहर से भी पैसा आ रहा है, अंदर से भी पैसा आ रहा है, खेती से भी वो भरपूर कमा रहे हैं, तो उन्हीं को उसका लाभ मिलता है। लेकिन ये अगर एमएसपी कानूनी उसको दर्जा दे दिया जाएगा, मान ले सरकार ने 20 रुपये तय कर दिया, हाँ, हाँ, कि इससे ऊपर या इससे नीचे कोई किसान नहीं, गल्ला नहीं बेचेगा, न कोई खरीदेगा इस। हाँ, हाँ, और अगर मार्केट रेट, तो वो तो मांग और सप्लाई पे है। सप्लाई पर आधारित मूल्य होता है। हाँ। अगर कहीं 25 रुपये मिलने लगा, हाँ, तो कोई नहीं लेगा। लेगा नहीं, हाँ, किसान कोई बेच नहीं पाएगा बेच नहीं ना। पाएगा। हाँ, और अगर कम हो गया, हाँ, अगर मार्केट में तो व्यापारी नहीं लेगा। सप्लाई, तो व्यापारी लेगा नहीं, हाँ, और लेगा नहीं तो इनके अनाज सड़ेंगे। हाँ, तो वो एक फिक्स कर देना, ये बड़ी गलती होगी, बड़ी भूल होगी। अच्छा, और मुझे लगता है कि एमएसपी कानूनी रूप से बनाना ये खतरनाक है और किसानों के हित में नहीं है। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको कितना आप हित में देख रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी देखिए राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर राष्ट्रीय आय बढ़ाने की दृष्टि से, हाँ। किसानों की आय बढ़ाने की दृष्टि से
लेकिन जो छोटे किसान हैं वो तो अपनी खेती कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हाँ, एक बड़ा वर्ग है जिनके पास जो पंजाब और हरियाणा या अपने इधर तराई बेल्ट में है, सरदार लोग खेती कर रहे हैं। हाँ, तो ये लोग भी जो है अपना, इनका 300 बीघे 400 बीघे की ज़मीन है, 200 बीघे से ज़्यादा तो हाँ। लगभग सब किसान का है, जो पंजाब और हरियाणा और इधर के तराई बेल्ट में। हाँ, तो उनके पास अपने ट्रैक्टर हैं, अपने वीडर हैं, अपने सीडर हैं, हाँ, अपने कटाई वाली मशीनें हैं। तो वो एक आदमी खड़े होकर के, फार्म है उनका 200 बीघे का, वो चला ले रहा है, उनका लेबर बच जा रही है, खुद ही वो खेत जोत ले रहे हैं, खुद ही खेत काट ले रहे हैं, बोरी बच गई, मजदूर आकर के घर में रख दिया। तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन बहुत जो छोटा किसान है हाँ, उसका पेट खेत से नहीं भर रहा है। हाँ। तो उसके पास उतना पैसा भी नहीं कि मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कर सके। बताऊं कि लखनऊ के आसपास ही, आप बहुत दूर न हाँ, जाएंगे, हाँ, आप अगर देहात में चले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि लोग, खेत उनके पास 10 बीघे 15 बीघे तक खेत है, लेकिन वो भी लखनऊ में रोज़ मजदूरी करने चले आते हैं। टिफ़िन रोज़ सुबह वो कैरियर पे बांधते हैं और साइकिल चलाते हुए लखनऊ में आते हैं, रंगाई पुताई जो भी छोटे मोटे काम करके चले जाते हैं, उनके खेत खाली पड़े हैं। हाँ, हाँ, या बहुत सारे खेत ऐसे हैं जो उन्होंने गेहूं की फसल बोई हाँ, और उसके बाद फिर खाली गेहूं है। बोया है, हाँ, हाँ, यानी बीच में उन्होंने कोई फसल नहीं, हाँ, और बहुत लोगों के खाली भी हैं। हाँ, तो अगर ऐसे लोग हाँ, कॉन्टेक्ट पर दे देते हैं और कोई साधन संपन्न व्यक्ति आ जाता है हाँ, और वो अपना ट्रैक्टर लेता है, अपनी मशीन लेता है, अपनी बोरिंग लगवाता है, सारे सिंचाई के साधन करता है, और उस खेत से अगर वो 3 फसल ले ले, हाँ, रबी खरीफ और जायद की फसलें वो उस खेत से निकाल रहा है, हाँ, तो वो किसान का भी फ़ायदा है, उसका कोई नुकसान नहीं है। जो उसको एक फसल में रूखा सूखा थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता था, अब एक फिक्स रेट होगा, उसको उतना मिलेगा। और दूसरे जो ये कृषि उत्पादन 3 फसलों में होगा, हाँ, तो ये तो समग्र राष्ट्रीय आय बढ़ाने का हाँ, एक बड़ा, उसको जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको तो जो फ़ायदा होगा ही, लेकिन राष्ट्रीय आय बढ़ाने में उसका वो एक योग। महत्वपूर्ण योगदान होगा। और ऐसी बहुत सारी ज़मीनें बची हैं, बहुत सारे खेत बचे हुए हैं, लोग अपना खेत छोड़ करके मजदूरी कर रहे हैं, जो छोटे किसान हैं। तो ऐसे 150 किसान मिल करके ही, वो किसान ही अपना एक ग्रुप बना लें हाँ, और सब उसकी एक व्यवस्थापक हो जाए और सब मिल करके जोते। एक सरकार, एक केवल अडानी अंबानी का तो हवा खड़ा किया जा रहा है ना, सरकार बार बार कर रही कि हम ऐसे 10,000 फार्मर्स ग्रुप्स बनाएंगे, तैयार कराएंगे, और वो लोग आसपास के अपने मित्रों के, अपने लोगों के खेत जोतेंगे, मिल के बनाएंगे, तो वो कृषि उत्पादन और बढ़ेगा। दूसरी चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो वो व्यवस्था करेगा कि हाँ किस फसल की मांग आगे हाँ, बढ़ने वाली हाँ, है, वो वैज्ञानिक तरीके से खेती करेगा। तो अब ये धान गेहूं में पूरा किसान उलझा हुआ है, हाँ, और ये इसकी इतनी इफरात हो गई है, इतनी ज़्यादा फसल हो गई है, उसका अन्न भंडारण करने की अब जगह नहीं बची। हाँ, तो जिस चीज़ की मांग है, अब जो प्रगतिशील खेती करने आएगा, जो व्यवस्थाएं सब अनुरूप देख करके आएगा, तो हमें अगर बाहर सप्लाई करना है, मान लें अभी हमने देखा हमारे एक मित्र हैं तो कानपुर के हैं, बांग्लादेश को मक्का सप्लाई करते हैं। हाँ, अगर उनकी बात वहाँ से कहीं कांटेक्ट बन गया हमको बांग्लादेश, तो हम इस 100 बीघे मक्का वो बोएगा, वो क्यों धान गेहूँ बोएगा, हाँ, और उसकी अच्छी कीमत मिलने वाली है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस दृष्टि से, तो जो छोटे किसान हैं जो खेती नहीं कर पा रहे हैं या खेत छोड़ करके वो मजदूरी के लिए विवश हैं, तो उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है और देश के लिए भी फ़ायदेमंद अच्छा, जो निजी कारोबारी आएंगे, क्या आपको लगता है कि उनके आने से जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा और किसानों की मदद मिलेगी? है। निश्चित रूप से मजबूत होगा। बहुत सारे हैं किसान हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो बो तो दिए गेहूँ, हाँ, और अपना निजी साधन सिंचाई का न होने के कारण वो पड़ोस पर के किसान पर निर्भर है। जब वो अपनी सिंचाई कर लेता है तब इनकी सिंचाई करता है। गोडाउन अब मान लीजिए वो खाली हुआ है तो इनके पास पैसे नहीं हैं हाँ, डीजल देने के, कि हाँ। डीजल दे करके वो
उसकी सिंचाई करा सके। तो समय पर सिंचाई नहीं हो पाती है, और 10 दिन लेट हो गई तो उतने में फसल गड़बड़ा जाती है। तो ये सब जब कॉन्ट्रैक्ट पर खेती होगी तो वो सारी व्यवस्थाएं कर करके एक पैसे के पूंजी का वो संकलन कर करके वो आएगा। और गोडाउन की एक बड़ी समस्या है अपने यहाँ कि भाई बहुत सारी सब्जियाँ फसलें बेकार हो जाती हैं। नए बिजनेसमैन के आने से कुछ गोडाउन नए बनेंगे, इसकी वजह से हो सकता है कि फार्मर को लाभ मिले। निश्चित रूप से बनेगा। जो पूंजी निवेश होगा बाहर से, अगर उसमें पूंजी आ रही है, सारा कैलकुलेशन करके वो आएगा। वो ऐसे नहीं आएगा कि आपका खेत लिया और बो करके वो छोड़ कर चला गया। वो सारा पूरा वो एक तरह से प्रोजेक्ट बनाएगा। इसमें कितनी सिंचाई लगेगी, कितना पानी लगेगा, कितना इसमें खाद लगेगी, और कितनी जुताई का होगा, और कैसे इसको हम संकलित करेंगे, कैसे इसको मार्केट में ले जाएंगे कि हमें फ़ायदा होगा। छोटा किसान इतने इस स्तर पर नहीं सोच पाता, वो प्रोजेक्ट थोड़ा ही बनाता है। वो तो अपना खेत बैल ले गया या किराए का ट्रैक्टर ले गया, जोतवा करके और बीज छीट करके चलाया। वो उस तरह की उसकी लंबी प्रोग्रामिंग नहीं होती, लंबी प्लानिंग नहीं होती है। लेकिन जो कोई कॉन्ट्रैक्ट पर खेती ही करने के उद्देश्य से आएगा तो वो पैसा ले करके आएगा और उसकी सारी लंबी योजनाएं, तो वो एक तरह से किसानों के हित में तो है ही है, देश के हित में। अच्छा, अब हम वापस किसान आंदोलन पर एक बार फिर आते हैं। क्या परिणति अब आपको लग रही है कि जो एक दोनों तरफ से रस्साकशी हो गई है? ये बड़ा दुखद है। देखिए, जब भी कोई विवाद होता है तो उसका हल बातचीत से निकलता है। आपको किन किन बिंदु पर आपत्ति है, आप चाहते क्या हैं, तो इससे समाधान निकलता है। जिद कोई समाधान का रास्ता नहीं। अब इस आंदोलन के पीछे देखिए, किसान तो बहुत मासूम होता है और भावनाओं में बह जाता है। उसकी 2 मूली कोई लेके चला जाता है, 2 गन्ना कोई तोड़ लेता है, तो कभी इस पर गौर नहीं करता है। वो अपना नुकसान झेल करके भी दूसरे का भला हो रहा है तो वो करने की सोचता है। लेकिन ये आंदोलन की एक जिद पहले दिन से जो आ रही है कि कानून, तीनों बिल वापस लो तब हम बात करेंगे, तीनों बिल वापस लो, ये जो जिद है, इसके पीछे जो लोग हैं वो न किसानों के हित चिंतक हैं, न वो देश के हित चिंतक हैं, और सरकार के विरोध में तो है। तो वो लोग यही पुश कर रहे हैं कि ये आंदोलन लंबा चले, देश को नुकसान पहुँचे, उन पर मनता नुकसान पहुँचाने की। जैसे आपने सुना था उसमें सीए के आंदोलन में एक शर्जील इमाम कह रहा है कि हम चिकन नेक पे बैठेंगे और देश के इसके हिस्से को काट देंगे, और देश तुम्हारे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो इस तरह के नारे लगाते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग भी इस आंदोलन के पीछे है। वो नहीं चाह रहा है कि किसी कीमत पर इसका हल निकले। किसान चाह भी रहे हैं तो ये उनकी गिरफ्त में है। आप एक नाम आप सुनते होंगे, योगेंद्र यादव, कहीं से किसान नहीं है, लेकिन 30 संगठन का नेतृत्व कर रहा है बैठे हुए। तो ये लोग केवल भड़काने के लिए बैठे हैं कि किसी तरह से मामला शांत ना हो। और आपको तो पता ही है, इतिहास जो लोग पढ़ते हैं, देश में एक बड़ी पार्टी है, अब समापन की ओर भले जा रही, लेकिन जब हमारा चीन पर आक्रमण हुआ था तो उसके बहुत सारे सदस्य असम बॉर्डर पर गुलदस्ते लेके खड़े थे कि चीन की जब सेना आएगी तो हम उनका स्वागत करेंगे। अब ये देश के प्रति जिनका भाव है तो उनकी सोच उसी तरह की है। अभी आपको लगा कि बीच में कि जो है भारत जो है कुछ हावी हो सकता है, सदन में 1-2 बयान आए कि हम अपनी 1 इंच भी ज़मीन छोड़ेंगे नहीं। तो ये लोग उससे हड़बड़ी में हैं। अच्छा, ये लोग भी उस आंदोलन के पीछे हैं। और इनके लिए जो अराजकता फैलाने का कार्यक्रम चल रहा है, ये यहीं पे नहीं है। आपने अभी बंगाल में देखा, एक ताइवान की कंपनी जो मोबाइल बनाती थी एप्पल के लिए, उसको लोगों ने फूंक दिया। यहाँ वो कह रहे हैं, इनके मांग पत्र में है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता और पोएट और लेखक और ये सब जो है जेलों में बंद है, उनको छोड़ा जाए। तो ये किसानों की डिमांड थोड़े, ये लोग केवल अराजकता फैलाने का एक मामला है और इनको चीन और पाकिस्तान का हित दिख रहा है।
वो वही करेंगे, उनको वहाँ से पैसा मिल रहा है, वो पेड वर्कर हैं एक तरह से, उनके लिए जो है ये चीन के हितों के लिए काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के हितों के लिए काम कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत अब जो कहेंगे तो आप कह लेते, हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन जैसे वहाँ पर तख्तियाँ लहराई गई खालिस्तान जिंदाबाद के आंदोलन के शुरुआती दौर में, तो वो भी बहुत अच्छा संकेत है। तो इसके पीछे उससे किसान आंदोलन कमज़ोर हुआ। अब क्या नहीं, जैसे लंबा खींचेगा, दोनों चीज़ें हैं, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अभी उसके कुछ बारे में कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि वो लोग भी अपनी पूरी ताकत, उनको लग रहा है कि ये जीवन मरण का प्रश्न है, यहाँ हम फेल हुए तो हम हरदम के लिए फेल हो जाएंगे, राजनीति से या मजदूर राजनीति, किसान राजनीति से बाहर हो जाएंगे, इसलिए वो अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाए पड़े। और इसमें अब डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन सारे जितने विपक्षी दल हैं, वो बेचैनी ममता बनर्जी को भी है, वो बेचैनी शरद पवार जी को भी है, वो बेचैनी अरविंद केजरीवाल को भी है कि ये जिंदा रहे, चलता रहे। तो उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ये हम लोगों की बातचीत थी कि किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और मोदी सरकार को डावाडोल करने की एक साजिश है। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके सवालों के साथ दोबारा फिर राजेश जी के साथ जुड़ सके। बहुत धन्यवाद, आपने हमें देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को, नमस्कार, प्रणाम, फिर मिलेंगे।